कहानी की शुरुआत में हम एक रूबिन नाम के बॉक्सर को देखते हैं जिसने जेल में हंगामा मचा रखा था। वो चीख कर कहता है, जो भी अंदर आएगा मैं उसे मार डालूंगा। पुलिस वालों के डंडों से बचने के लिए उसने अपने सर पर कपड़ा बांध लिया। उसी वक्त वार्डन वहां आता है और कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? डरो मत, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। रूबिन बताता है, ये लोग मेरे सेल की तलाशी लेने आ रहे हैं। अंदर मेरे 10 साल की मेहनत है, मैं नहीं चाहता कि ये लोग उसे छीन लें। वार्डन को पता चलता है कि रूबिन ने 350 सफ़ात पर मुश्तमिल एक किताब लिखी है जिसे वो बचाना चाहता है। वार्डन फौरन समझ जाता है कि ये किताब रूबिन के लिए कितनी अहम है। वो इसे तसल्ली देता है, फिक्र न करो, तलाशी मैं खुद लूंगा, तुम अपनी किताब को बेड के नीचे छुपा लो, किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। ये सुनकर रूबिन कुछ पुरसकून हो जाता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। साल 1966। दो लोग एक बार में घुसते हैं और बार टेंडर और वहाँ बैठे ग्राहकों को गोली मार देते हैं। फिर वो एक सफेद रंग की कार में फरार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम नौजवान रूबिन को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ सैर को निकला था। इत्तेफाक से उसकी कार भी सफेद रंग की थी, इसलिए पुलिस ने उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया। उसे शिनाख्त के लिए अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस वालों ने जख्मी शख्स से पूछा, क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम पर गोली चलाई थी? उस आदमी ने वाज़ेह तौर पर इनकार किया कि ये वो नहीं है, लेकिन पुलिस ने उसे फिर से करीब लाकर जोर देकर कहा, दोबारा गौर से देखो, क्या ये वही है? रूबिन समझ गया कि उसे फंसाया जा रहा है। दोस्तों, ये वो दौर था जब अमेरिका में नस्ल परस्ती अपनी इंतहा पर थी। थोड़ी देर बाद एक ऑफिसर डेल पेस्का वहां आता है। ये एक जालिम, बदजुबान और नस्ल परस्त यानी रेसिस्ट इंसान था। उसने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ इस बात पर लगा दी कि रूबिन को हमेशा के लिए जेल में सड़ने दिया जाए। हकीकत ये थी कि बारटेंडर तो मर चुका था, लेकिन पुलिस ने रूबिन और इसके दोस्त को फिर भी गिरफ्तार कर लिया। फिर कहानी दोबारा हॉल में आती है। हम देखते हैं कि रूबिन जेल में बैठा अपनी किताब लिख रहा है। जल्द ही उसकी लिखी हुई किताब शाया हो जाती है। चंद ही हफ्तों में वो किताब अमेरिका के हर बुक स्टोर में नुमाया तौर पर रखी जाती है। रूबिन जानता है कि उसे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन वो अपनी किताब के जरिए इस इंजाम को बेनकाब करना चाहता था जिसने उसे झूठे इल्जाम में कैद कर दिया था। 7 साल गुजर चुके थे, लेकिन रूबिन को देखकर लगता था जैसे वक्त थम सा गया हो, जैसे वो वैसे का वैसा ही रह गया हो। 7 साल बाद कहानी हमें ले जाती है कनाडा के शहर टोरंटो, जहाँ एक नौजवान लड़की एक बुक स्टोर में कुछ किताबें खरीदने आई थी। किताबों की अलमारी में बड़ी दर्जनों किताबों में से पता नहीं क्यों, लेकिन उसने अचानक रूबिन की लिखी हुई किताब उठा ली। जब उसने 350 सफ़ात पर मुश्तमिल रूबिन की खुद नौजवानी उम्री देखी, यानी उसकी बायोग्राफी देखी, तो उसका सर चकरा गया। उसके साथ खड़े सैम ने उसे तसल्ली दी, कभी कभी हम किताबों को नहीं चुनते बल्कि किताबें हमें चुन लेती हैं। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आइए जानते हैं इस लड़के के बारे में। इसका नाम है लेज़रा मार्टिन, एक स्याह फार्म अमेरिकन जो कनाडा में मुकीम था। मार्टिन ज़हीन था, समझदार था, मगर गुर्बत की वजह से उसके वालिदैन उसे तालीम न दिला सके। फिर उसकी जिंदगी में दाखिल होते हैं सैम, टेरी और लीजा, 3 ऐसे लोग जो पसमानदा बच्चों की मदद करते थे। इन तीनों ने लेज़रा के अंदर पोशीदा काबिलियत को पहचाना और फैसला किया कि वो इसे कॉलेज भेजने में उसकी मदद करेंगे। अगरचे लेज़रा के वालिद ये नहीं चाहते थे कि उनका बेटा गोरे लोगों के साथ रहे। उन्हें डर था कि न जाने ये लोग उसके साथ क्या सलूक करें। कहानी दोबारा हाल में आती है। अब हम देखते हैं कि मार्टिन उन तीनों के साथ है और काफी हद तक पढ़ना लिखना सीख चुका है। वो लीजा को वही किताब दिखाता है जो उसने स्टोर से खरीदी थी, रूबिन कार्टर की खुद नोश। फिर वो किताब पढ़ना शुरू करता है और रूबिन की जिंदगी की अगली दास्तान हमें इन्हीं सफ़ात के जरिए सुनाई जाती है। किताब के हर सफ़े के साथ फ्लैशबैक में हमें रूबिन की जिंदगी के वो लम्हे दिखाए जाते हैं जो किसी भी इंसान के लिए जुल्म, जिल्लत और नाइंसाफी की इंतहा थे। ये वो वक्त था जब स्याह फार्म लोगों को सरेआम खरीदा जाता और बेचा जाता था। रूबिन एक दिन अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे खेल रहा था, तभी एक गोरा आदमी वहां आता है और उनमें से एक लड़के को अजीब अंदाज में छूने लगता है। रूबिन ये देखकर तप जाता है। उसने फौरन उस आदमी को रोका, लेकिन जब वो बाज न आया तो रूबिन ने उसके सर पर बोतल मार दी। रूबिन के बाकी दोस्त डर कर भाग गए, लेकिन वो आदमी रूबिन को पकड़ लेता और उसे झाड़ियों की तरफ घसीटकर मारने की कोशिश करता है। रूबिन ने अपनी जेब से चाकू निकाला और उस आदमी को मारकर वहां से भाग निकला। बाद में वही आदमी पुलिस के पास गया और झूठा इल्जाम लगाया कि एक स्याह फार्म लड़के ने उसे लूटने और जान से मारने की कोशिश की है। पुलिस ने रूबिन को गिरफ्तार कर लिया। यहीं पर हमें दोबारा डेल पेस्का नजर आता है, वही नस्ली तासुब से भरा हुआ अफीसर जिसने आगे चलकर रूबिन को कत्ल के झूठे मुकदमे में फंसाना है। डेल पेस्का स्याह फार्म लोगों से नफरत करता था, चाहे वो बेकसूर बच्चे ही क्यों ना हो। यही नहीं, अदालत में बैठा जज भी एक गोरा था। उसने रूबिन को देखते हुए दो टोक कहा, काश तुम थोड़े और बड़े होते तो मैं तुम्हें सीधा जेल में फेंक देता। तुम इस मुआशरे के लिए खतरा हो और बड़े होकर एक खतरनाक इंसान बनोगे। इसी सोच के तहत जज
जज ने रूबेन को 10 साल की जुवेनाइल हिरासत की सजा दी। एक ऐसा फैसला जो एक मासूम बच्चे के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अगर आज के दौर में ऐसा होता तो बाहर सड़कों पर हंगामे, एहतजाज और मीडिया का तूफान खड़ा हो जाता, लेकिन उस वक्त स्याह फामों की आवाज कमजोर थी, उन्हें खामोश कर दिया गया, दबा दिया गया। रूबेन ने अपनी किताब में लिखा कि वो जगह एक जिंदा जहन्नुम थी। जेल जाने से पहले वो एक मासूम सीधा साधा लड़का था, लेकिन जेल में उसने मौत बांटना सीख लिया। उसने खुद को ट्रेन किया, और इसलिए नहीं कि वो कातिल बने, बल्कि इसलिए कि कोई दोबारा उसकी आवाज ना दबा सके। अगरचे उसे 10 साल की सजा दी गई थी, मगर 8 साल बाद वो जेल से फरार हो गया। उसी वक्त अमेरिका में आर्मी को फौजियों की सख्त कमी का सामना था, इस हद तक कि वो बगैर किसी बैकग्राउंड चेक किए लोगों को भर्ती कर रहे थे। रूबेन ने मौका जाया न किया और वो फौरन फौज में शामिल हो गया। उसने वहाँ क्या किया, किताब इस बारे में खामोश है, लेकिन जब वो वापस आया तो एक बिल्कुल बदला हुआ इंसान था। उसे अब ये बात समझ आ गई थी, एक स्याह फाम को अमेरिका में जिंदा रहने के लिए मुसलसल लड़ना पड़ता है, और यही उसकी जिंदगी का नया असूल बन गया। फिर एक दिन वो एक लड़की से मिला, मैथमर, और पहली ही नजर में रूबेन को मैथमर से मोहब्बत हो गई। दोनों ने मिलना जुलना शुरू किया। जिंदगी एक लम्हे के लिए पुरसकून महसूस होने लगी, लेकिन एक दिन अचानक कुछ लोगों ने दरवाजा खटखटाया। पुलिस रूबेन को गिरफ्तार करने आ गई, क्योंकि उन्हें मालूम हो चुका था कि रूबेन एक फरारी मुजरिम है। डेल पेस्का ने रूबेन को तंजिया अंदाज में कहा, तुम्हें क्या लगा तुम भाग जाओगे और हम तुम्हें ढूंढना छोड़ देंगे, तुम्हारी सजा अभी बाकी है। फिर रूबेन को दोबारा कैद कर दिया गया, लेकिन इस बार रूबेन ने कसम खा ली थी अब वो अपनी जिंदगी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेगा। अगले 2 सालों में उसने खुद को एक चलता फिरता हथियार बना लिया। उसने किताबें पढ़ना शुरू की, अपने जहन को ताकतवर बनाया और फैसला किया कि अब वो बनेगा एक बॉक्सर। रूबेन ने इन तमाम चीजों से मुंह मोड़ लिया जिनके लिए बाकी कैदी तरसते थे। अब उसके अंदर सिर्फ नफरत थी, लेकिन ये नफरत वो किसी को मारने में नहीं बल्कि अपने हक के लिए लड़ने में इस्तेमाल करना चाहता था। जेल से निकलने के बाद उसने हद किया कि अब वो कभी किसी के रहमो करम पर नहीं जिएगा। उसके बाद लीजा ने वो किताब पढ़ना शुरू की, और जो कुछ उसे रूबेन के बारे में पता चला वो दिल दहला देने वाला था। जेल से निकलने के बाद रूबेन तेजी से एक मशहूर बॉक्सर बन गया। वो रिंग में अपने मुखालिफ को इस तरह बुरी तरह से मारता था कि दूसरा खड़ा भी ना हो पाता, और अगर सामने वाला गोरा बॉक्सर हो तो समझो उसकी खैर नहीं। लेकिन रूबेन की इस कामयाबी ने डेल पेस्का को जलाकर रख दिया था। वो हर वक्त रूबेन को किसी न किसी तरीके से फंसाने के मंसूबे बनाता रहता। इन दिनों अमेरिका में स्याह फाम और सफेद फाम लोगों के दरमियान कशीदगी शदीद हो चुकी थी। सड़कों पर फसाद फूट पड़े। पुलिस ने हजारों स्याह फामों को बेदर्दी से पीटा और फिर जेल में ठोंस दिया। रूबेन भी न बच सका। एक रात जब वो सो रहा था, कुछ गोरों ने उसके घर पर पथराव किया। मैथमर डर गई, लेकिन रूबेन ने उसे दिलासा दिया, हौसला दिया। अगले दिन रूबेन का जिंदगी का सबसे अहम मैच था, जिसे जीतने पर उसे चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल मिलना था। रूबेन ने रिंग में तूफान बर्पा कर दिया। उसने अपने मुखालिफ को ऐसा मारा कि तीसरे राउंड के इख्तिताम तक उसका हशर खराब हो चुका था। सबको यकीन था ये मैच रूबेन ने जीत लिया है, लेकिन जजों ने फैसला सुनाने में गैर मामूली ताखीर की। 35 मिनट बाद फैसला आया और जज ने रूबेन को जानबूझकर हरा दिया। सारा मजमा चीख उठा। लोगों ने इस फैसले को जुल्म कहा, लेकिन चूंकि वहाँ ज्यादातर सफेद फार्म थे इसलिए कोई इंसाफ ना हो सका। रूबेन के साथ खेला गया ये फ्रॉड उसके दिल में छप गया। उस रात वो एक क्लब में गया जहाँ उसने बहुत शराब पी। वो खुद ड्राइव करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने एक फैन को गाड़ी चलाने को कहा। फिर वही हुआ जो होना था। डेल पेस्का ने मौका का फायदा उठाया। रूबेन को गिरफ्तार कर लिया गया और 3 अफराद के कत्ल के झूठे इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। एक आदमी जिसने वो कत्ल अपनी आंखों से होते हुए देखे थे, उसने शुरू में कह दिया कि रूबेन इस रात बार में मौजूद नहीं था, लेकिन जब डेल पेस्का ने उस पर दबाव डाला और उसे झूठी गवाही देने पर मजबूर किया तो उसने अपना बयान बदल दिया। असल कहानी कुछ और थी। कत्ल के बाद वो शख्स बार के काउंटर से पैसे चोरी करके जा चुका था और डेल पेस्का को इसका पता लग गया था। उसने उसी राज को ब्लैकमेलिंग का हथियार बनाया और अदालत में झूठ बुलवाया। अदालत ने रूबेन और उसके दोस्त को 3 अफराद के कत्ल का मुजरिम करार देकर उम्र कैद की सजा सुना दी। जब रूबेन को दोबारा जेल भेजा गया तो उसने कैदियों के मखसूस कपड़े पहनने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं मुजरिम नहीं हूँ, इसलिए मैं वो लिबास नहीं पहनूंगा जो मुजरिमों को दिया जाता है। जेल का वार्डन रूबेन की ये बात सुनकर गुस्से से आग बगोला हो गया। उसे 90 दिन के लिए अकेले कमरे यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बंद कर दिया गया। एक अंधेरा कमरा जहाँ रोशनी के लिए सिर्फ एक बल्ब था, वो भी दिन के चंद घंटों के लिए ही जलता था। बाकी पूरा वक्त सिर्फ खामोशी, तन्हाई और सन्नाटा था। जल्द ही रूबेन टूटने लगा। वो खुद से बातें करने लगा। उसके कानों में एक सरसराती सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई कह रहा हो खुद को खत्म कर दो। लेकिन रूबेन ने हार नहीं मानी। उसने पूरे 90 दिन तक तन्हाई में गुजार दिए। जब वो बाहर निकला तो वार्डन ने कहा, जाके नहा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन रूबेन जानता था नहाने के बाद उसे वही कैदियों वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे। उसने 2 टोक इनकार कर दिया। अगर तुम मुझे फिर वही कपड़े पहनाओगे तो मुझे दोबारा इसी कमरे में वापस भेज दो। मगर
मगर इस बार का वार्डन पहले जैसा जालिम नहीं था। उसने कहा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल से कपड़े मंगवा देता हूँ जिन पर ना कोई नंबर होगा न जेल की धारियां, ताकि तुम्हें एहसास ना हो कि तुम कैदी हो। रूबिन मान गया। फिर उसने खुद को पढ़ाई में लगा दिया। उसे मालूम था कि बाहर कोई उसकी मदद नहीं करेगा, लिहाजा उसे अब खुद से ही अपने केस की गुत्थियां सुलझानी होगी। जब उसने कानून की तालीम शुरू की तब उसे समझ आया कि उसका पूरा ट्रायल नाइंसाफी और तआस्सुब पर मबनी था। पुलिस से लेकर जज तक सब ने नस्ल परस्ती यानी रेसिज्म की बुनियाद पर उसे फंसा दिया। इसी तरह सजा याफ्ता जिंदगी गुजारते गुजारते 7 साल गुजर गए। रूबिन ने दोबारा अपील दायर कर दी, लेकिन हर बार उसकी अपील मुस्तरद कर दी गई। इधर जेल के बाहर लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। इंसाफ के हक में नारे गूंजे, हमें फेयर ट्रायल चाहिए। ये कहानी हर अखबार, हर न्यूज चैनल की सुर्खी बन गई। बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली ने भी रूबिन की हमायत में आवाज बुलंद की और हुकूमत से मुतालबा किया कि इसे इंसाफ दिया जाए। और फिर बॉब डिलन, हॉलीवुड का मशहूर गुलकार, उसने रूबिन के लिए एक नगमा लिखा, ऐसा नगमा जो लाखों लोगों के लिए आज़ादी का तराना बन गया। रूबिन की बेगुनाही साबित करने के लिए 2 बार मुकदमा दोबारा चलाया गया, लेकिन अफसोस वो दोनों ट्रायल भी रूबिन हार गया। फिर तीसरी अपील भी खारिज कर दी गई। अब तो रूबिन का जेल से बाहर आना नामुमकिन लगने लगा था, क्योंकि जिसे 3 बार भी इंसाफ ना मिले उसका साथ लोग भी छोड़ देते हैं। रूबिन ने मैथमर से कहा, मुझे तलाक चाहिए, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे मुलाकात के लिए यहाँ आती रहो। मैथमर ने बहुत समझाया, लेकिन अब रूबिन अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। उसकी आंखों में वो चमक बाकी नहीं रही थी, उसकी रूह जैसे कैद हो चुकी हो। मार्टिन ने जब रूबिन की कहानी पढ़ी तो वो अंदर से हिलकर रह गया। उसका दिल चाहा कि किसी तरह रूबिन की मदद करे, लेकिन उसके दोस्तों ने समझाया, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते मार्टिन बेबस था, लिहाजा उसने एक काम किया। उसने रूबिन को एक खत लिखने का फैसला किया। वो चाहता था कि रूबिन को ये बता सके कि उसकी लिखी हुई किताब उसकी जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण बनकर आई है। लीजा ने मार्टिन से कहा, खत के साथ कुछ पैसे भी भेज दो, ताकि अगर रूबिन चाहे तो जवाब देने के लिए डाक का टिकट खरीद सके। फिर हमें वो मंजर दिखाया जाता है जहाँ रूबिन बैठा है, तन्हा, खामोश, जिससे बरसों से किसी ने बात नहीं की थी। जब उसे मार्टिन का खत मिला तो उसका दिल जैसे खुशी से भर गया, ये जानकर के किसी ने उसकी लिखी हुई बातों को महसूस किया है, उसे उम्मीद मिली है। रूबिन ने मार्टिन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे जवाब में खत लिखा और बताया कि उसकी चिट्ठी पढ़कर उसे कैसा लगा। चंद हफ्ते बाद मार्टिन ने उसे दूसरा खत लिखा। उसमें उसने अपने खानदान और कैनेडियन दोस्तों के बारे में बताया और ख्वाहिश जाहिर की कि वो रूबिन से मुलाकात करना चाहता है। फिर एक दिन मार्टिन रूबिन से जेल में मिलने आया। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उसने एक तन्हा खामोश इंसान को बैठे देखा। उस लम्हे वो समझ गया कि ये है रूबिन हरिकेन कार्टर। रूबिन ने मार्टिन की हिम्मत की दाद दी, क्योंकि ऐसी जगह आना वाकई जिगर का काम होता है। फिर इन दोनों ने खूब बातें की। रूबिन ने बताया, लिखने की आदत ने मुझे आज़ाद कर दिया, ये मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं। जाने से पहले रूबिन ने मार्टिन को एक मशवरा दिया, याद रखो, लफ्ज किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर होते हैं। उन्होंने साथ में एक तस्वीर खिंचवाई जिसे रूबिन ने यादगार के तौर पर संभाल कर रख लिया। कुछ दिन और गुजरे। फिर एक दिन मार्टिन अपने कैनेडियन दोस्तों के साथ दोबारा रूबिन से मिलने आया। एक साथ इतने लोग रूबिन को भी याद नहीं था कि आखिरी बार कब देखे थे। उसने सैम, टेरी और लीजा की बहुत तारीफ की कि वो वाकई एक अजीम काम कर रहे हैं। बातों ही बातों में सैम ने रूबिन से पूछा, तुम्हारी अपील का क्या बना? लेकिन रूबिन अब इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता था। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए और यही एहसास मुझे इन 4 दीवारियों के अंदर जिंदा रखता है। मार्टिन ने कहा, लेकिन तुम बेगुनाह हो और मैं जब बड़ा हूँगा मैं वकील बनूंगा और तुम्हें यहाँ से आज़ाद जरूर करवाऊंगा। लेकिन फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मेरे दोस्तों की बदौलत अब तुम्हें इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं, हम अभी दोबारा अपील कर सकते हैं। रूबिन जो 16 सालों से सिर्फ एक उम्मीद पर जिंदा था, अब थक चुका था और इस मौजू पर मजीद बात नहीं करना चाहता था। जाने से पहले मार्टिन ने बताया कि उन्होंने मेल रूम में एक खास तोहफा छोड़ा है। रूबिन ने पहले उसे खोलना नहीं चाहा। दिल की एक आवाज कह रही थी कि इन पर भरोसा ना करो, लेकिन फिर भी उसने वो बॉक्स खोला। अंदर एक बॉक्सिंग रोब था। उसने वो रोब पहना और हवा में कुछ मुक्के मारे, जैसे माजी के दिनों की एक झलक उसकी रूह में लौट आई हो। फिर रफ्ता रफ्ता बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। लीजा उसे वक्तन फवक्तन कुछ तस्वीर और छोटे तोहफे भेजा करती थी और रूबिन का सेल इन तोहफों से भर गया। रूबिन शुक्रगुजार था इन लम्हों का, इन तोहफों का। मगर एक दिन मार्टिन को एक कॉल आई। रूबिन की अपील एक बार फिर मुस्तरद हो गई थी। वो टूट गया था, लेकिन उसने कहा, इन सब बातों के बावजूद मैं शुक्रगुजार हूँ इन लम्हात का जो पिछले कुछ हफ्तों में मिले। रूबिन ने खत में लिखा, तुम सब ने मेरे लिए बहुत मेहनत की, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन अब मुझे मजीद खत न लिखना, ना ही मुझसे मिलने आना, क्योंकि तुम्हारा प्यार मुझे कमजोर कर देता है। उसके बाद पूरा 1 साल गुजर गया और कोई खत नहीं आया। फिर एक दिन जेल का वार्डन रूबिन के लिए एक पैकेज लाया। जब उसने
वो खोला तो अंदर था मार्टिन की गर्लफ्रेंड की तस्वीर और उसका कॉलेज का डिप्लोमा। मार्टिन को कामयाब होता देखकर रूबिन की आंखें नम हो गईं। कुछ हफ्ते बाद रूबिन ने लिजा को कॉल की। फोन पर ही वो रोने लगा और बोला, मैं यहाँ मजीद नहीं रह सकता, मुझे अपनी आज़ादी चाहिए। कुछ दिन और गुजर गए। फिर एक दिन गार्ड ने आकर बताया, रूबिन तुम्हारे लिए फोन कॉल है। जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ टैरी था। टैरी ने कहा, बाहर देखो। रूबिन ने खिड़की से बाहर झांका तो एक होटल की रोशनियां बंद और रोशन हो रही थी। टैरी ने बताया, ये हम हैं, हम सब यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं और जब तक तुम्हें रिहा नहीं करवा लेते हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अगले दिन मार्टिन, लिजा और टैरी रूबिन के वकील से मिलने गए जो उस केस पर पिछले 10 साल से काम कर रहा था। उस वकील ने भी माना रूबिन को बचाने की कोशिश बहुत बड़ी शख्सियात ने की है, लेकिन आखिरी बात अदालत ही करेगी। लेकिन अब मामला बदल चुका था। मार्टिन, लिजा और टैरी अब सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे, वो मोहब्बत, यकीन और जदोजहद की अलामत बन चुके थे। उन्होंने फैसला किया, हम ये जंग नहीं हारेंगे। वो दिन रात रूबिन के लिए नई शवाहद, पुराने झूठ और अदालती खामियां जमा करने लगे। पर यह सब आसान न था। अदालतें, वकला, पुराने फैसले, हर चीज एक दीवार की तरह खड़ी थी। मगर उनके दिल में एक सच अभी जिंदा था, रूबिन बेगुनाह है। फिर एक दिन जब सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था, एक नई अपील जमा हुई, एक आखिरी कोशिश जिसमें सिर्फ दिल नहीं, सबूत, जज्बा और सच भी शामिल था। अदालत में वकील ने कहा, यह सिर्फ एक इंसान का मुकदमा नहीं है, ये इंसाफ का मुकदमा है। ये साबित करने का लम्हा है कि निज़ाम कभी कभी गलत हो जाता है, लेकिन हम सबको इसे दुरुस्त करने की हिम्मत रखनी चाहिए। समाअत मुकम्मल हुई, फैसला महफूज कर लिया गया। अब सब की सांसें रुकी हुई थी। क्या बरसों की कैद काटने वाला रूबिन आखिरकार आजाद होगा? और फिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। जब सब हार मान चुके थे तो एक हस्ती बाकी रह गई थी, लिसा। वो अब भी एक आखिरी कोशिश करना चाहती थी, लेकिन रूबिन ने उन्हें खबरदार किया, बाहर बहुत से लोग नहीं चाहते कि मैं आज़ाद हो जाऊं, क्योंकि मेरी आज़ादी उनके स्याह राजों को बेनकाब कर देगी, इसलिए मुहतात रहना। इसी दौरान टैरी ने रूबिन से इस खूनी रात की तफसील मांगी। पुलिस का दावा है कि फायरिंग रात 2:45 पर हुई, पर असल कहानी क्या है? तब रूबिन ने एक एक करके सच्चाई के सारे धागे खोलने शुरू किए, गवाह, झूठे बयान और वो लोग जिन्होंने उसे फंसाया। फिर वो एक सबूत तक पहुंचे। फायरिंग के बाद कातिल जिस कार में फरार हुए उसकी पिछली लाइट्स लंबी बूट आई जैसी थी। लिसा और टैरी ने रूबिन जैसी एक्सियट कार ढूंढी और इंकशाफ हुआ उसकी बैक लाइट्स तो वैसी थी ही नहीं जैसी पुलिस रिपोर्ट में लिखी गई थी। यानी ये पूरा केस झूठ की बुनियाद पर खड़ा था। फिर एक रात गार्ड ने रूबिन को बताया, कोई तुमसे मिलने आया है। रूबिन गया और सामने खड़ा था डेल पेस्का। उसकी आंखों में नफरत और लहजे में जहर था। मैं सब जानता हूँ, अपने दोस्तों को खबरदार कर दो वरना वो जिंदा नहीं बचेंगे। ये बात डेल पेस्का ने रूबिन को कही। दूसरी तरफ लिसा इस औरत के पास गई जिसके शोहर ने 16 साल पहले पुलिस को ये गवाही दी थी कि रूबिन उस रात बार में नहीं था, लेकिन औरत ने बताया पुलिस ने उस गवाही को रिपोर्ट में शामिल ही नहीं किया और फिर ट्रायल से पहले मेरे शोहर की मौत हो गई। अगले दिन डेल पेस्का लिसा और इसके साथियों से मिला। इस बार अल्फाज नहीं, वार्निंग से बात की। ये कनाडा नहीं है, यहाँ के खेल में टांग अड़ाई तो पछताओगे। लेकिन इनमें से किसी ने रूबिन को ये सब नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रूबिन टूट जाए। रूबिन ने एक दिन बताया, मेरे दूसरे ट्रायल में मैंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया था, पर वो भी केस दरमियान में छोड़कर गायब हो गया। फिर लिसा इस इन्वेस्टिगेटर के घर गई, पता चला वो मर चुका है। उसकी बेटी ने कहा, मेरे वालिद इस केस से ज़हनी तौर पर टूट चुके थे, ये केस उनकी जिंदगी निकल गया। लेकिन लिजा को चाहिए थी उसकी बनाई हुई पुरानी फाइल्स, उसके नोट्स, उसकी लिखी हुई सच्चाई। जब उन्होंने उसके घर का कोना कोना छाना तो आखिरकार एक पुरानी डायरी हाथ लग गई और इसी डायरी में छुपा था वो राज जो सालों बाद रूबिन को इंसाफ की तरफ ले जाने वाला था। सच कभी छुपता नहीं, लेकिन झूठ इसे दफनाने की कोशिश जरूर करता है। इसी कोशिश का एक और सबूत रोशन होकर रूबिन के सामने आया। एक पुरानी रिपोर्ट जिसमें लिखा था कि गोली चली थी ठीक रात 2:28 पर। ये रिपोर्ट बारटेंडर जीन वेले ने खुद पुलिस को दी थी, लेकिन जो सरकारी चार्जशीट बनी उसमें वक्त बदल दिया गया, 2:28 को बना दिया गया 2:45। और यही वो वक्त था जब रूबिन क्लब से बाहर निकला था, यानी झूठ के जरिए रूबिन को कातिल साबित किया गया। अब लिसा और इसके साथी जीन वेले के पास गए, पर जीन थक चुकी थी। बस करो अब और नहीं, उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। लेकिन सच फिर भी एक दरार से झांक रहा था। सैम ने पता लगाया कि जिस रिपोर्ट में 2:45 लिखा था उस पर जीन ने कभी साइन ही नहीं किए थे, बल्कि उसकी सुपरवाइजर ने इस झूठी रिपोर्ट पर साइन किया, यानी कत्ल के वक्त को झूठ से बदल दिया गया। अगले दिन जब रूबिन को ये रिपोर्ट दिखाई गई तो उसने फौरन पहचान लिया, ये दस्तखत किसी सुपरवाइजर के नहीं, ये तो डेल पेस्का की लिखाई है। अब बात वाज़ेह थी, रिपोर्ट खुद डेल पेस्का ने घड़ी थी ताकि रूबिन को फंसा सके। ये नया सबूत रूबिन को बेगुनाह साबित करने के लिए काफी था, लेकिन सच्चाई को सामने लाने वालों की राह हमेशा महफूज नहीं होती। उसी रात जब लिसा अपने दोस्तों के साथ घर वापस जा रही थी, अचानक कार का एक टायर अलग हो गया। गाड़ी
गाड़ी सड़क से हटकर एक तरफ जा टकराई। खुशकिस्मती से सब महफूज रहे, पर अब शक नहीं रहा किसी ने जानबूझकर ये हादसा करवाया था। अगले दिन रूबेन के वकील आए। उन्होंने कहा हमें ये केस वापस स्टेट कोर्ट ले जाना होगा, लेकिन रूबेन ने इनकार कर दिया। वही पुराने लोग, वही पुरानी दुश्मनी, वो फिर मुझे मुजरिम ही साबित करेंगे। वकील ने समझाया हम नए सबूत सीधे फेडरल कोर्ट में नहीं ले जा सकते, ये कानून है, जज हमें बाहर निकाल देगा। लेकिन रूबेन अब किसी कानून से नहीं डरता था। हम ये मुकदमा इंसानियत पर लड़ेंगे और जज अगर हमें निकाल भी दे तो कम अज कम एक बार वो हमारी फाइल जरूर देखेगा, और अगर उसने वो फाइल देख ली तो इन सबूतों से नजरें चुरा नहीं पाएगा। लेकिन वकील ने खबरदार किया, अगर जज ने तुम्हारे खिलाफ फैसला दे दिया तो तुम कभी दोबारा अपील नहीं कर सकोगे, तुम्हारी हर उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पर रूबेन ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं, और अगर ये सब कुछ भी छिन जाए तो क्या फर्क पड़ता है। मेरे पास एक सच है और वही सब कुछ है। अगर इंसान के दिल में सच हो तो पूरी दुनिया की दीवार भी उसे झूठा साबित नहीं कर सकती। और रूबेन कार्टर इस सच पर डट गया। उसने फैसला कर लिया था कि अब ये जंग सिर्फ फेडरल कोर्ट में लड़ी जाएगी, जहां इंसाफ का चिराग शायद फिर जल उठे। जिस दिन समाअत की तारीख आई, जेल के तमाम कैदियों ने रूबेन को गले लगाया। गुड लक चैम्प, गोया वो सब उसकी उम्मीद बन चुके थे। जब जज को पता चला कि अदालत में नए शवाहिद पेश किए जा रहे हैं तो उसने रूबेन को दो ऑप्शन दिए, या तो केस वापस स्टेट कोर्ट भेज दिया जाए या वो फेडरल कोर्ट में ये मुकदमा लड़ सकता है, लेकिन अगर हारा तो तमाम नए सबूत हमेशा के लिए मनसूख कर दिए जाएंगे। रूबेन के वकील ने कहा ये जज हमारे खिलाफ है, हमें पीछे हट जाना चाहिए। मगर रूबेन अब पीछे हटने वालों में नहीं था। उसने कहा मैंने अपनी आधी जिंदगी जेल में काट दी है, अब सच के साथ मरना कबूल है पर झूठ के आगे झुकना नहीं। अदालत में दोनों तरफ के वकीलों ने दलाइल दिए। सरकारी वकील ने कहा ये शख्स 2 बार मुजरिम साबित हो चुका है, ऐसे लोग माशरे के लिए खतरा है। अब जज फैसला सुनाने ही वाला था कि रूबेन खड़ा हो गया। उसने जज की आंखों में देखकर कहा बराए मेहरबानी इन नए सबूतों को देखकर फैसला कीजिएगा। मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल इन जराइम की सजा में गुजारे जो मैंने कभी किए ही नहीं थे। सच से और अपने फर्ज से मुंह ना मोड़िएगा, कानून इंसाफ के लिए बनने हैं, इनका मकसद हम सब की सोच से कहीं बड़ा है। ये सुनकर अदालत खामोश होगी। जज ने फौरी रिसेस का ऐलान कर दिया और कहा वो वक्फे के बाद फैसला सुनाएगा। जज के जाने के बाद रूबेन ने अपने दोस्त मार्टिन से कहा नफरत ने मुझे जेल में डाला था, लेकिन तुम लोगों का प्यार मुझे यहाँ से आजाद करेगा। थोड़ी देर बाद पूरा कोर्ट रूम दोबारा भर चुका था। जज वापस आया। लिसा की सांसें रुक गई थी। उसे लगा शायद फैसला रूबेन के खिलाफ हो जाएगा, लेकिन मोजज़े सच पर ही उतरते हैं। जज ने कहा मैं इस फैसले तक आसानी से नहीं पहुंचा, लेकिन जो देखा वो जुटला नहीं सकता। अदालत ने रूबेन के हक में फैसला सुनाया। पूरा कोर्ट रूम तालियों और आंसुओं से गूंज उठा। ये एक दिन किसी मोजज़े से कम नहीं था। जब रूबेन कोर्ट से बाहर निकला तो रिपोर्टर ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, पर रूबेन की नजरें किसी और ही तरफ थी। वो बस आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे बरसों बाद आज उसे दोबारा सांस मिली हो। बेशक इन 20 वर्षों में उसने सब कुछ खो दिया, पर आज ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ वापस मिल गया हो। कुछ ही अरसे बाद जॉन आर्टिस्ट को भी रिहा कर दिया गया, जो इसी केस में रूबेन के साथ कैद था। और आखिर में हमारे सामने रूबेन हरिकेन कार्टर की कुछ तस्वीर है। एक आदमी जिसने अपनी बेगुनाही दुनिया के सबसे मजबूत झूठ के खिलाफ साबित की। आखिरकार सच जीता और रूबेन हरिकेन कार्टर सिर्फ एक बेगुनाह कैदी नहीं रहा, बल्कि इंसाफ की अलामत बन गया। साल 1993 में बॉक्सिंग एसोसिएशन ने उसकी 20 साल जदोजहद को खराजे तहसीन पेश किया और उसे वर्ल्ड चैंपियन का एजाज दिया गया। वो एजाज जो वो अपने बॉक्सिंग से तो पहले ही जीत चुका था, लेकिन आज वो इंसानियत, सब्र और सच्चाई से जीता था। बाद में रूबेन एक नॉन प्रॉफिट अदारे का डायरेक्टर भी बना, जिसका मकसद था ऐसे लोगों के लिए इंसाफ की जंग लड़ना जिन्हें झूठे मुकदमों में कैद किया गया हो। उसके बाद अपने दोस्त मार्टिन और उसकी टीम के साथ वो कनाडा चला गया, जहां उसने अपनी बाकी जिंदगी सुकून, इज्जत और फख्र से गुजारी। साल 2014 में रूबेन हरिकेन कार्टर हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन एक बात हमेशा के लिए जिंदा रह गई कि अगर नीयत साफ हो, अगर दिल में सच हो, तो वक्त, कैद, ताकत कुछ भी तुम्हें नहीं रोक सकता।